हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए, चैप्टर 6 है आपका जैव प्रक्रम, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने स्वपोषी विषमपोषी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे मानव में पाचन जो है इस वर्कशीट में कवर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। मानव में पाचन, सबसे पहले जो ऑर्गन है वो क्या है हमारा, मुंह। ठीक है, बॉडी का जो पार्ट है, मुंह से हम खाना खाते हैं तो भोजन का जो पाचन है वो मुंह में शुरू होता है। साथ साथ आप डायग्राम भी जो है देख सकते हो कि कैसे कैसे भोजन वो किस प्रकार से पाचित होता है, कैसे हमारी आहार नली या निग्रसिका से होता हुआ कैसे हमारे आमाशय तक पहुंचता है। तो सबसे पहले मुंह है जहां से हम भोजन खाते हैं, और जो पाचन है भोजन का वो मुंह में ही शुरू हो जाता है, जहां इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। बच्चों, हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही जटिल जो पदार्थ है वो होते हैं, और उन जटिल पदार्थों को, जटिल जो खाना है उसको सरल कणों में तोड़ा जाता है। हमारी जो लार होती है, लार यानी जो सलाइवा है, लार, उसमें लार एमिलेज नामक एंजाइम होता है। बच्चों, ये नाम जो एंजाइम्स के हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक का अलग अलग कार्य आपसे पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान से समझिए। लार में कौन से एंजाइम होंगे, लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो मंड है, मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, उसके जो जटिल अणु हैं उनको सरल शर्करा में बदलता है। यानी मंड यानी जो जटिल अणु है कार्बोहाइड्रेट के, उनको ग्लूकोज में यहाँ पर बदलना शुरू कर देता है। अब उसके बाद देखिए, मुंह से जो है जो खाना है वो कहाँ जाता है, वो जाता है आहार नलिका। आहार नलिका को हम क्या बोलते हैं, ग्रशिका भी बोलते हैं। अब भोजन जब आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति, अब ये क्रमाकुंचक गति क्या होती है ये हम देखेंगे। मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन, तो देखिए जो भोजन है वो ये जो ग्रसिका है इससे होता हुआ कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। क्रमाकुंचक गति क्या होती है कि जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, और ऐसे आप कह सकते हो कि फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। तो इससे जो खाना है वो इन मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है। तो क्रमाकुंचक गति क्या है, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन। ठीक है, अब उसके बाद आमाशय है, आमाशय यानी हमारा पेट। यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक ग्रंथियां मौजूद होती हैं। जो आमाशय की जो परत है, आमाशय के अंदर क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, और इन जठर ग्रंथियों से क्या क्या स्रावित होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl यहाँ पर स्रावित होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है डायाफ्राम है, इसके ऊपर यहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो प्रेजेंट होते हैं। डायाफ्राम से नीचे ये इस तरह हमारे ऑर्गन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आमाशय के अंदर क्या होगा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होगा। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी पेप्सिन, ओके, यानी पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तथा श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा एक तरह से आप कह सकते हो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस जैसा, एक गाढ़ा गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ आप कह सकते हो, वो स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या है, एक अम्ल है, तो ये एक अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय माध्यम की जरूरत क्या है, आप देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो ये प्रोटीन को पाचित करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ये केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करेगा। इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, जिसके बाद जो पेप्सिन है वो अपना काम शुरू करता है। ठीक है,
फिर क्या होगा, जो पेप्सिन है वो अपना काम शुरू करेगा, तो प्रोटीन जो है वो उपाचित होता है। अब देखिए, जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। अब ये श्लेष्मा का क्या कार्य है? श्लेष्मा, अब आपको पता है बच्चों, एसिड जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो सांद्र अम्ल नहीं होता, लेकिन जो ये अम्ल स्रावित होता है ये हमारी अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमारा आमाशय है उसकी जो अंदर की परत है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? श्लेष्मा के कारण। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आमाशय के अंदर क्या है? जठर ग्रंथियां हैं। ठीक है, क्या कौन सी ग्रंथियां हैं? जठर ग्रंथियां। अब ये जठर ग्रंथियों से HCl निकलेगा और क्या निकलेगा? पेप्सिन निकलता है, और तीसरा क्या निकलता है? यहाँ पर श्लेष्मा निकलता है। ठीक हो गया, श्लेष्मा। HCl क्या करेगा? अम्लीय माध्यम बनाएगा। अम्लीय माध्यम में कौन काम करेगा? पेप्सिन काम करेगा। और जो ये HCl है इससे बचाएगा कौन? इससे जो है श्लेष्मा, हमारी जो आंतरिक परत है आमाशय की, उसकी रक्षा कौन करेगा? श्लेष्मा करेगा। तो आई होप आपको इन तीनों के कार्य बिल्कुल क्लियर हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्षुदांत्र। इसमें पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो आमाशय ये है, जे शेप का ये जो है स्ट्रक्चर होता है, जे शेप। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है? ये यकृत है। ठीक है, ये क्या है? यकृत। और यकृत में ये क्या है? ये है पित्ताशय। पित्ताशय यानी जो पित्त का भंडारण करता है। ठीक है, पित्त यानी पित्त एक तरह का ये जूस है जो कि कौन निकालता है? यकृत जो है वो स्रावित करता है। और यहाँ पर क्या होगा? जो एक्स्ट्रा होगा उसका भंडारण कौन करेगा? पित्ताशय करता है। और ये पित्त नली है। ठीक है, ये क्या है? पित्त नली। अब यहाँ पर ये पत्ते जैसी संरचना क्या है? ये अग्नाशय होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहां से ये सारा जो है ये क्षुदांत्र का पार्ट है। क्षुदांत्र यानी छोटी आंत जिसको आप कहोगे। ये जितनी भी ये कॉइलिंग आप देख रहे हो इस तरह, ये सारी क्या है? ये क्षुदांत्र हैं। उसके बाद देखिए ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला क्या है? ये बृहदांत्र है। बृहदांत्र यानी कॉलान भी इसको कहेंगे, या हम इसको कहते हैं बड़ी आंत। अब इसमें परिशेषिका, परिशेषिका यानी अपेंडिक्स आपने सुना हुआ है नाम, उसको क्या बोलते हैं? परिशेषिका। और ये है गुदा द्वार जहां से उत्सर्जन जो है वो होगा। नेक्स्ट, क्षुदांत्र यानी छोटी आंत। क्षुदांत्र में क्या होगा? यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। अब आपसे एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो कहां पर होता है? वो क्षुदांत्र में होता है। अब देखिए आमाशय से आने वाला भोजन कैसा हो गया? अम्लीय हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके कारण माध्यम कैसा हो गया? अम्लीय हो गया, और जिसमें पेप्सिन ने काम किया। अब भोजन कैसा है? अम्लीय होता है। और जो अग्नाशयी एंजाइम है उसको कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। यानी अब देखिए क्या होता है कि जो भोजन है वो कैसा है? अम्लीय है, लेकिन जो ये अग्नाशय है इसके अंदर से अग्नाशयी रस जो है एंजाइम्स निकलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे पेप्सिन को अम्लीय माध्यम में कार्य करना था, ये इसका अपना जो है काम ये है इस अग्नाशयी का कि इससे जो एंजाइम निकलेंगे वो केवल क्षारीय माध्यम में कार्य करेंगे। ठीक है, पेप्सिन तो अम्लीय माध्यम में कार्य कर रहा है और अग्नाशयी जो एंजाइम है वो जो है क्षारीय माध्यम में कार्य करेंगे। अब क्षारीय माध्यम करने के लिए क्षारीय जो है उसके लिए क्या करेंगे? उससे यकृत जो है वो पित्त रस जो है यहां से निकलता है यकृत से, और वो पित्त रस कैसा है? वो उसकी प्रकृति कैसी है? उसकी प्रकृति क्षारीय है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब वसा जो है, वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुदांत्र में मौजूद होती है। ठीक, क्षुदांत्र में जो वसा है उसकी बड़ी बड़ी गोलिकाएं उपस्थित हैं, जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। अब जो एंजाइम हैं उनके द्वारा इनके ऊपर कार्य करना क्या है? मुश्किल है, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? तोड़कर छोटा करना पड़ेगा। अब वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा पित्त लवण। ठीक है,
पित्त लवण क्या करेगा, उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण, यानी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। इससे क्या होगा, एंजाइम की कार्य करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इमल्सीकरण किसका कार्य हो गया, पित्त लवण का कार्य हो गया। और साथ में क्षारीय माध्यम जो है वो भी देना किसका काम हो गया, पित्त रस का काम हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अग्नाशय रस को स्रावित करेगा, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए, देखिए जो अग्नाशय है उसने जो है क्या किया, अग्नाशयिक रस को जो है स्रावित किया और उस अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकला। अब उस रस में क्या क्या है, उस रस के अंदर है प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम निकले यहां से, ट्रिप्सिन। ठीक उसी तरह इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम निकलेंगे, वसा के लिए, ये तो हो गया प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन। और जो वसा है उसको तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम हो गए, उसके को तोड़ने के लिए हो गए लाइपेज एंजाइम, जो वसा को तोड़ेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि जो सुदांत्र की भित्ति में क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, यानी जो छोटी आंत है उसके अंदर भी ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। अब जो ये आंतों का रस है जो निकलता है उसमें भी एंजाइम होते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को किस में बदलेंगे, अमीनो अम्ल में, और जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। यानी देखिए यहाँ पर प्रोटीन की भी बिल्कुल सरलतम जो रूप है वो मिलेगा आपको भोजन का, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा किसमें बदल जाएगी, वसा जो है वो सरलतम रूप वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती। सो यहाँ पर मेन जो पाचन तंत्र के एंजाइम है वो क्या क्या है, लार एमिलेज। तो लार एमिलेज क्या है, नामक एंजाइम मंड यानी कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। सेकंड पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को सरल अणुओं में जो है ये भी परिवर्तित करता है, जो कि अग्नाशय जो है उससे ये एंजाइम निकलता है। और लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है वो अपने सरलतम रूप में बदल जाते हैं। अब करना है शुदांत्र को यहाँ पर अवशोषण, और अवशोषण करने के लिए शुदांत्र की दीवारों पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं। कुछ इस तरह की उंगली जैसी संरचनाएं दीवारों पर होती हैं, और इन उंगली जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहेंगे दीर्घ रोम। ठीक है, दीर्घ रोम जो कि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अवशोषण के लिए यानी ये जो है इनकी जो जिस प्रकार इनकी संरचना है इसके कारण इनका जो सतह क्षेत्र है वो बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। इस प्रकार दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, यानी इसके चारों तरफ जो है ये क्या होती हैं, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं। रक्त की नलियां होती हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा भोजन है उसका अवशोषण करती हैं, और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक फिर जो रक्त है वो भोजन को पहुंचाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। अब जो खाना अवशोषित नहीं हुआ, पचा ही नहीं, ठीक है, उसका क्या होगा, वो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में चला जाएगा। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहां दीर्घ रोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेता है। ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो अवशोषित किया जाता है बृहदांत्र में, और अन्य जो पदार्थ है यानी मल के रूप में वो पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी इसमें भी यहाँ पर मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं जो उसको नियंत्रित करती हैं। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
पहला जो क्वेश्चन है वो है शुद्धांत्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य जो है वो आपको लिखना है। तो देखिए, शुद्धांत्र में मौजूद जो एक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारी छोटी आंत में मौजूद एंजाइम्स में से एक है और ट्रिप्सिन का कार्य जो है वो प्रोटीन को पचाना है। तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पचाना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है क्रमाकुंचक गति क्या होती है? तो जो मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन होता है, लयबद्ध संकुचन क्रमाकुंचक गति कहलाता है, जिससे जो खाना है वो हमारा ग्रसिका में आगे की तरफ बढ़ता है और आमाशय तक पहुंचता है। मांसपेशियों की इस लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचक गति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मौजूद होता है और आप सब बच्चे जानते हैं कि पेट में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और यह एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यानी देखिए, जो हमारा जो एंजाइम है पेप्सिन वो केवल अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है, इसलिए जो HCl है वो एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए ज़रूरी है। दूसरा, यह बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को भी मारता है। तो जो हमारे जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु हैं जो खाने के साथ अंदर चले जाते हैं, उनको मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र की रचना किस प्रकार विशेष है? तो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र की जो रचना है वो उंगलियों जैसी बनाई हुई है। तो शुद्धांत्र की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर इस तरह से जो है क्या होती हैं, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि सतही क्षेत्र बढ़ाती हैं, जिससे अवशोषण जो है वो बढ़ जाता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। रुधिर वाहिकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। तो ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। तो आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। जो हमने अभी वर्कशीट में समझा वो चित्र जो है आपको यहाँ पे बनाना है। तो इसी तरह से जीवा, मुख, ग्रसिका, ये क्या है हमारा डायाफ्राम है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप ये बना लेंगे, ये जो है आमाशय है, ये शुद्धांत्र है, ठीक है। ये क्या है? बृहदांत्र, बड़ी आंत है। ये गुदाद्वार, परिशेषिका जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये अग्नाशय, ये यकृत, ये जो है पित्तनली हो जाएगा। ये आपका पित्ताशय और ये आपका डायाफ्राम। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट आज की कंप्लीट कर लेनी है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।